हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि एनसीईआरटी एज ए सोर्स फॉर एनसी एज ए स्टडी मटेरियल फॉर योर नेट एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि मेरे जुलाई 12 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके देख के मुझे इतना बिल्कुल ठीक है कि जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आप फेस करना चाहते हो, जो डिफ़िकल्टी लेवल था, जैसे मैंने कहा था 2018 और 19-20 के जो पेपर जो डिफ़िकल्ट लेवल पढ़ते चले गया, तो उस वैसे डिफ़िकल्ट पेपर चाहे वो वैसा ही आप सामना करें, या 2012 में हुआ था जो सिंपल एकदम फाउंडेशन की था, मैंने उस दिन ही कहा था एकदम वो फाउंडेशन लेवल को चेक करना चाह रहे हैं आपको। तो कई बार हमारा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बेसिक बुक पढ़ने के जगह में वो कई बार बड़ा बुक को लेके पकड़ लेते हैं, जैसे कोई मॉर्गन किंग हो गया, सिसरेली हो गया, और कोई बुक पढ़ना कोई गलत नहीं है क्योंकि बुक तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों में एनसीईआरटी का जो 11th एंड साइकोलॉजी एंड 12th साइकोलॉजी को अगर पढ़ेंगे आपको सॉलिड फाउंडेशन हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस कहते हैं कि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, ट्यूशन्स वगैरह दिया है, तो मेरा 11th एंड 12th की ज़्यादा काफ़ी नॉलेज है, इन द सेंस मेरा डीप नॉलेज है उसके ऊपर। तो मैंने ये इसलिए मेरा एक्सपीरियंस आपसे बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग एनसीईआरटी का किताब पढ़िए। तो खास करके जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा चैप्टर को मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा कि वाई वन शुड रीड। कई बार बच्चों को क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग क्यों पढ़ना चाहिए इस चीज़ को। तो सिंपल सी बात है, देखो 11th साइकोलॉजी इज़ ए कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इज़ ए फंडामेंटल, पूरी की पूरी कॉग्निटिव एस्पेक्ट को दिया है। तो वहाँ पे जो चैप्टर शुरू होती है व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, व्हाट इज़ साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल कॉन्सेप्ट जो होती है, मेंटल प्रोसेस होती है, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है। जो सेकेंड चैप्टर की यदि हम बात करें, जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी है, रिसर्च मेथड्स क्या होती है, बहुत सिंपल वे में उन्होंने बता रखा है कि जो बिगिनर्स हैं, जो जिनकी साइकोलॉजी एमए किया है, बीए में नहीं किया है, वो यूजीसी नेट लिखना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड नहीं है, जो फाउंडेशन कमी है, तो मैं रेफर करूँगा कि एनसीईआरटी का किताब ही पढ़ ले। तो अगर उनसे पढ़ने से जो क्या होता है, उनका बहुत कुछ बेसिक क्लियर होता है। यहाँ तक भी मैंने बात करूँ जो जुलाई 12 का जो पेपर हुआ था, अगर वो उसकी पेपर का अगर देखे तो एनसीईआरटी का अगर ठीक ठाक नॉलेज है उनका, तो यहाँ एकदम अच्छा पेपर उनका जाता था। यूँ समझ लीजिए कि एवरेज के ऊपर वो पेपर करने के आता था। अगर 100 में उन्होंने 40-50 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते थे, मतलब इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वे। तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल बेसिस, यदि आप बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉमन आइडिया रखना चाहते हो, तब भी ये चैप्टर आपके लिए ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर बहुत बढ़िया है। इसमें बहुत उन्होंने न्यूरॉन्स के बारे में लेके अकल्चरेशन के बारे में भी और जेनेटिकल एस्पेक्ट के बारे में भी बहुत अच्छा से दिया है। और परसेप्शन और अटेंशन एंड परसेप्शन की तो मैं बोलना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल पार्ट है। जो अटेंशन क्या होती है, परसेप्शन क्या होती है, डिफरेंट जेस्टाल्ट मेथड्स है, उसको भी इस बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी जेस्टाल्ट के जो जरिए जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके अलावा आप मैं बात करूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल इल्यूजन्स के बारे में भी, अगर जेस्टाल्ट प्रिंसिपल है, उसके अलावा आप देख सकते हो जस्ट प्रिंसिपल, जैसे कि आप कह सकते हैं मुलर लायर इल्यूजन्स हो गया, और सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की अगर हम बात करें, थ्रेशोल्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो बहुत बेसिक दिया हुआ। जैसे मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर के बारे में भी हमने परसेप्शन, जो मोनोक्यूलर क्यूस एंड बाइनोक्यूलर क्यूस होती है, तो अटेंशन के बारे में भी उन्होंने दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या होती है। तो बहुत बढ़िया दिया, क्लैरिटी आपको अच्छा मिलेगा कंपेयर टू अदर बुक्स। तो थोड़ा सा टफ हायर लेवल का बुक पढ़ने लग जाओगे तो आपको बेसिक ना होने की वजह से आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के जो मतलब ये होता है कि आपको क्लैरिटी भी बनेगा और फाउंडेशन भी बढ़ेगा, तो आगे का बुक पढ़ने के आपको हेल्प मिलेगा। जैसे आप लर्निंग है, लर्निंग का भी अपने पावलो का कंडीशनिंग ले लो, और इसका ओपेरेंट कंडीशनिंग का ले लीजिएगा, और लेटेंट लर्निंग के बारे में टोलमैन का कॉग्निटिव मैप ले लीजिएगा। तो उसके अलावा आप बंडोरा सोशल लर्निंग का ले सकते हो, बहुत डिटेल्स अच्छे से दिया हुआ है, वेरी सिंपल लैंग्वेज। सबसे बढ़िया है कि सिंपल लैंग्वेज आप कोई भी समझ सकते हैं, इवन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तब भी आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ है। और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे जीन पैजेट, जो 4 साइकोलॉजिस्ट ऐसा लोग हैं जो उनको पढ़ना ही पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट में। जीन पैजेट के बारे में, वाइगोटोस्की है, चोमोस्की है, एरिक एरिक्सन के बारे में भी उन्होंने दिया है। तो ये चीज़ है, प्री नाटल स्टेज लेके हमारा डेथ तक कैसे हमारा लाइफ चलती है, उसके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने कम दिया, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल
दिया एक्सप्लेनेशन। और ह्यूमन मेमोरी तो एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। हेप्टिक मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो वर्किंग मेमोरी में तो हमेशा आपको रहेगा, और निमोनिक टेक्निक्स के ऊपर आपके क्वेश्चन रहेगा, और इम्प्लिसिट जो चीज़ के बारे में या प्राइमिंग के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सोशल परसेप्शन के ऊपर भी कहीं ना कहीं मेमोरी से जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मेमोरी सिस्टम में आपको 5-6 क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी पढ़ के ही कर सकते हैं, मैं अंदाजा 100% कह सकते हैं, अगर यदि क्लैरिटी आपको बन जाए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का विशेषता क्या है, हर एक बॉक्स में उन्होंने दिया हुआ है जो ही समझ सकते हैं कि कोई भी अगर मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बता रहा है तो टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी अपने बॉक्स बना के दिया है इन्होंने। सेमेंटिक मेमोरी हो गया, तो ये अलग अलग तरीके से इन्होंने दिया है। और उसके अलावा थिंकिंग है, थिंकिंग के भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिया, चाहे थिंकिंग क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि क्या होती है उसका इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में अगर बात करें, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करें, तो बहुत डिटेल्स उन्होंने दिया है। और लैंग्वेज एक्विजिशन की बात अगर हम बात करें तो उसको भी हमने क्या होता है डिफरेंट स्टेप्स, उसके बारे में भी बात किया है। मोटिवेशन इमोशन से इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो अगर कोई भी समझना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से, मोटिवेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस होती है, उसको भी उन्होंने बात कर रखा है। ठीक है, तो उसके अलावा भी अगर हम बात करें, लाइक इमोशंस है, डिफरेंट थियरी, जेम्स लांगे थियरी हो गया, कैनन बर्ड थियरी हो गया, लाजरस के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया उस चैप्टर में, क्या होती लाजरस थियरी। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। इवन अगर हम थोड़ा आगे हम बढ़ के चले जाए तो इमोशंस का मैनेजमेंट कैसी होती है, इमोशंस का बेसिक पिक्चर्स क्या होती है, वो हर चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। उस चीज़ को अगर हम जिक्र करें तो लैंग्वेज भी बहुत आसान है, तो लैंग्वेज को बहुत आसान होने से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बन जाएगा। और उसके अलावा हम सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें, सेकेंड 12th साइकोलॉजी की अगर हम बात करें इन द सेंस, तो अगर हम देखें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखिए आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में चैप्टर शुरू होती है, लेकिन टाइटल दी गई है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है, और उसके अलावा आईक्यू, डिफरेंट आईक्यू, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की रिलेशंस क्या होती है, और उसके अलावा एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट क्या होती है, बहुत अच्छे से आपको दिया है। आपको कहीं और कई बुक में नहीं मिलेगा कि एप्टीट्यूड क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होती है। क्रिएटिविटी टेस्ट के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। पॉस थ्योरी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एंड साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं बहुत सिंपल वे में। और इसके अलावा अगर थर्ड चैप्टर, दूसरा जो चैप्टर है पर्सनालिटी असेसमेंट है, बहुत अच्छा दिया उन्होंने। एक पर्सनालिटी, सेल्फ, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, पर्सनालिटी असेसमेंट, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और सीक्वेंस भी इस बार भी क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस का जो उन्होंने पूछता उसका क्वेश्चंस क्या होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल थिंग्स, जैसे कि MMPA हो गया, स्ट्रक्चरल टेस्ट हो गया, और इस तरह से जो आपका क्वेश्चंस जो होती है। और लाइफ चैलेंजेस की, देखिए स्ट्रेस चैप्टर को उन्होंने बोला लाइफ चैलेंजेस, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने वहाँ पे बताया कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेस, और अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है, तो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। इतना जो टॉपिक्स है जो आपको एनसीईआरटी में मिल ही रहे हैं, तो आपको अलग इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या होता है, वो एनसीईआरटी में पक्का नहीं होते, जो अलग बुक पढ़ने लग जाता है तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा कहना है ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। और उसके अलावा आप साइकोलॉजिकल डिज़ार्डर्स है, साइकोलॉजिकल डिज़ार्डर्स एक इंपॉर्टेंट है, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ार्डर्स होते हैं, आपको पता है, हम लोग को बेसिक लेवल में समझना होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और अलग अलग जैसे डिप्रेशंस हो गया, चाइल्डहुड डिज़ार्डर्स हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, सो एटिज्म हो गया, तो हर चीज़ को उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ऐसा आपको मतलब करंट ओरिएंटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद थेरापेटिक अप्रोचेस क्या होती है, थेरापेटिक डिफरेंट थेरेपीज क्या होती है, उसकी थेरापेटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होना चाहिए, यानी कि क्लिनिकल फॉर्मुलेशंस वगैरह होता है, तो जैसे बायो फीडबैक हो गया, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए मिलती है। और उसके अलावा एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, देखिए सोशल साइकोलॉजी को यदि कोई फंडामेंटली समझना चाहता है वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2 चैप्टर में दिया है और बहुत बढ़िया दिया है, बहुत बढ़िया समझा है कि एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और उसके अलावा आप
सोशल इन्फ्लुएंसर्स, ग्रुप प्रोसेस के बारे में समझना है, ग्रुप क्या होती है, ग्रुप का टाइप क्या होती है, ग्रुप फॉर्मेशंस क्या होती है, उसके कन्फर्मिटी क्या होती है, उसके बारे में अगर यदि आपको समझना चाहते हैं तो आप इसमें समझ सकते हो। जो ग्रुप बिहेवियर, तो ग्रुप के डायनेमिक्स, ये 2 चैप्टर खास करके सोशल साइकोलॉजी का क्लैरिटी बन जाएगा आपको कंपैरेटिवली। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आया, सोशल साइकोलॉजी इसी में डिपेंड रहेगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, आप आगे का बुक्स आराम से पढ़ सकते हो। और दूसरी 2 चीज़ अगर हम बात करें, साइकोलॉजी एंड लाइफ के बारे में भी बताया, क्राउड क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होती है, क्राउड को कैसे मैनेज किया जाता है, कोऑपरेशन क्या होती है, कॉम्पिटिशन्स क्या होती है, तो ये सारे चीज़ें हैं। क्राउड के बारे में अगर आप कोई इंटरेस्टेड है, साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, क्राउड का मैनेजमेंट, क्राउड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको हार्डली मिलता है। अगर मिल भी गए तो आप गूगल में, लेकिन इकट्ठा होकर पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके में एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। और उसके अलावा डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, ये बहुत ही अलग ही चैप्टर है। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होना चाहिए, कैसा असेसमेंट करना चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग, एक होता है फॉर्मल स्किल्स होते हैं, कि इनफॉर्मल लेवल स्किल्स होती है, पर्सनालिटी कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट का, और असेसमेंट कैसे किया जाता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनको। तो ऐसा किताब अगर हम जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का आज वीडियो, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू गो, ये वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं आज ही कंक्लूड करना चाहता हूँ। यदि आप लोगों इसको आप खुद पढ़ेंगे, वेल एंड गुड। यदि आप लोग को इसकी फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत पड़े तो मेरे से कमेंट कर लीजिएगा, मेरे से कॉल कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूंगा आपको। और जो इनकी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वेरी अफोर्डेबल प्राइस में, हम इसको आपको इंटरैक्टिव सेशन ऑनलाइन क्लास हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। जितना जल्दी हो आप लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि खुद पढ़ेंगे तो वेल एंड गुड, इसलिए पहले मैंने बोला आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा अगर समझ में आ रहा है। यदि आपको ज़्यादा इसको ये करना चाहते हैं, हम ये 1 से या 2 महीने का इसका मिनिमम 2 मंथ्स या 3 मंथ जो भी इसका फाउंडेशन कोर्स करेंगे, इंटरैक्टिव क्लास रहेगा। अगर यदि आपको ज्वाइन करना चाहेंगे इस कोर्स को, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आपका एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आपका कोई डाउट, आपको कोई बेसिक डाउट नहीं बचेगा। तब आप आराम से 1 या 2 बुक्स और पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक अच्छा बुक पढ़ के आप इस एग्जाम्स को और कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये क्लास का ये था। एंड आल्सो आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट दे रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं मेरा, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। आज मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, ताकि बहुत बच्चों को उसको मदद मिल जाए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इस वीडियो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, आप प्लीज़ सरप्राइज कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इस क्वालिटी कंटेंट को देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।